नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। 22 का महासमर जिसका आगाज हो चुका है क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। बीजेपी का दावा कि विकास कार्यों की वजह से जनता उसे सत्ता में वापसी का मौका देगी, तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि यूपी में 10 मार्च को इंकलाब होगा और यूपी में बदलाव होगा। कांग्रेस भी यूपी और उत्तराखंड में सरकार बनाने का दम भर रही है। हर पार्टी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सवाल यह कि आखिर जनता किस पर भरोसा जताएगी, किसके सिर जीत का सेहरा बंधेगा, इसका पता तो 10 मार्च को ही चल पाएगा। अखिलेश यादव हमारे साथ हैं और चुनाव की तारीखों का अनाउंसमेंट हुआ है। ये चुनाव जो तय हुआ, उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही थी और 10 तारीख का तय है कि उनका सफाया होना है। 10 तारीख को सफाया होना तय है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं मिला, महंगाई बढ़ी है, अन्याय बढ़ा है, अत्याचार इस सरकार ने किया है और जितना भ्रष्टाचार हो सकता है इस सरकार में हुआ है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है, जिसने महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, उसका सफाया होगा। सर, आपने कहा 10 मार्च को आप आ रहे हैं सर। उत्तर प्रदेश की जनता 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की विदाई कर देगी। वीडियो जर्नलिस्ट बकला के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। तो सीएम योगी ने कहा कि इस बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। सतर्कता और सावधानी से सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी जुड़ चुके हैं। आलोक अवस्थी जी प्रवक्ता बीजेपी, अंशु अवस्थी जी प्रवक्ता कांग्रेस, अब्दुल हाफिज कादी जी प्रवक्ता जो कि जुड़ेंगे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के। इसके अलावा वैभव जायसवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। हर किसी का दावा है कि हम जीत रहे हैं, हालांकि जनता तय करेगी कि जीत कौन रहा है। आलोक अवस्थी जी, सबके पोस्टर जारी हो गए हैं, पिक्चर तो 10 मार्च को जनता दिखाएगी कि आखिर हमने कौन सी फिल्म बनाई है, जिसकी पूरी फिल्म अब पूरा प्रदेश देख रहा है। तो पोस्टर से क्या जीत दर्ज होगी या वाकई, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि हम जीत रहे हैं, 10 मार्च को अखिलेश आ रहे हैं, प्रियंका गांधी कह रही है कि कांग्रेस जीत रही है, आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता बैठे हैं, वो भी कहेंगे कि हम भी लगभग जीत ही गए हैं। देखिए राहुल जी, लोकतंत्र का यही जो है एक मंदिर है। इस पर हम सबको अटूट विश्वास है कि चुनाव फ्री एंड फेयर होते हैं। सभी राजनीतिक दल मैदान में आ जाए, उनको बताना चाहिए कि वो जनता के लिए क्या करने वाले हैं और उन्होंने क्या किया है। पहले खाली ये मोदी जी को गाली देने से, योगी जी को गाली देने से तो वोट मिलने वाले नहीं है। आपके कृत्य क्या है बताने पड़े। मैं साफ साफ अपनी बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 वर्षों से शासन में रही है प्रदेश के अंदर, और हमने गांव, गरीब, किसान के लिए गरीब कल्याण की तमाम योजनाओं को जनता के बीच में हम लेकर के आए हैं। हमने जो है पीएम किसान सम्मान निधि में 2 करोड़ 55 लाख किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल वर्ष दिया है। हमने जो है 43 लाख माताओं को घर का मालिक बनाया है। हमने जो है 2 करोड़ 61 लाख लोगों को जो है शौचालय दिए हैं, जो कि हमारी माताएं, बहनें
जिस कष्ट से दिन भर जो है आज होती थी कब रात हो और वो जाकर के खेतों में कहीं जा सके, उसकी जो पीड़ा वो सहती थी, हमने उनको आत्मसम्मान दिया है। हमने जो है 1,67,00,000 लोगों को घर में गैस का कनेक्शन दिया है, हर घर में बिजली पहुंचाई है, जो कि पहले मात्र सिर्फ 5 जिलों में बिजली आती थी। और सबसे बड़ा जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो हमने अपराधियों, दंगाइयों और आतंकवादियों को जो प्रश्रय देते थे उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी है। बुलडोजर अपराधियों पर चला है, उनकी संपत्ति कुर्क करी गई है। और वहीं दंगाइयों को तुष्टीकरण जो सरकार करती थी, हमने दंगाइयों के पोस्टर चौराहे चौराहे चिपका करके उनकी संपत्तियों को कुर्की करके नीलाम करके हमने जो दंगा करने का प्रयास कर रहे थे उनकी हिम्मत तोड़ी है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के काम लोगों के सामने हैं और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी लगातार 2014 से सारे चुनाव, यानी कि बीजेपी के काम पर, बीजेपी के कमल के निशान पर मतदान होगा। अंशु अवस्थी जी, कांग्रेस का भी पोस्टर आ गया है, कांग्रेस जीत रही है, सभी दल जीत रहे हैं, तो हार कौन रहा है? देखिए राहुल जी, उत्तर प्रदेश में अब एक नारा गूंज रहा है जब से प्रियंका गांधी जी आई हैं कि बज गया है चुनाव का डंका और आ रही हैं बहन प्रियंका। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने भरोसे दिए थे, आलोक अवस्थी जी को मैं सुन रहा था, इधर उधर की बात कर रहे थे, ये इनका घोषणा पत्र है। मैं तो कहता हूं 1 घंटे की डिबेट है, सिर्फ 2 पन्नों पर डिस्कशन कर ले। एक पेज नंबर 7 पे है जिसमें नौजवानों से वादा किया था और एक दूसरा पेज है जिस पर किसानों से वादा किया था। महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं। तो ये जो इधर उधर की बात करते हैं उससे क्या मकसद हल होगा? अगर प्रदेश के नौजवानों को नौकरियां मिली होती तो नौजवान ये सवाल नहीं करते कि नौकरियां। पहले आलोक अवस्थी अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे थे कि 5 साल सरकार ने काम किया, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव में जा रहे हैं। कांग्रेस किन किन मुद्दों पर चुनाव में जा रही है, वहां से चर्चा शुरू कर लेते हैं। कांग्रेस की तरफ बिल्कुल हमारे दो प्रमुख मुद्दे हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे 2017 में, उनमें वो पूरी तरीके से विफल रहे। डबल इंजन की सरकार डबल इंजन की स्पीड से विफल हो गई। दूसरा, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में नौजवानों की नौकरियों की प्रतिज्ञाओं के साथ, किसानों की पूरी कर्ज माफी और उसके साथ जो महिलाएं हैं उनको स्मार्टफोन, स्कूटी, उसके साथ में 40% राजनीतिक भागीदारी देने के लिए टिकट देने जा रही है। हम उन मुद्दों के साथ जा रहे हैं। किसानों के साथ अगर कोई सबसे मजबूती से खड़ा हुआ तो प्रियंका गांधी खड़ी हुई, कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई। बूथ स्तर तक हमारा संगठन बना है और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया है, क्योंकि अहंकारी लोगों ने, इन कौरवों की सेना ने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनमानस को पीड़ित किया, परेशान किया है। अब आप कल से देखिएगा माहौल, उत्तर प्रदेश का जनमानस, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं आचार संहिता लग चुकी है। समाजवादी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं, आ रहे हैं अखिलेश 10 मार्च को। अब आदित्यनाथ जी का अब जो उत्तर प्रदेश की पुलिस थी जिसने 6 साल के बच्चों का एनकाउंटर किया, अखिलेश यादव भी 10 मार्च को आ रहे हैं, पोस्टर उनका भी रिलीज हो गया है। अब चुनाव आयोग के निर्देशन में काम होगा। समाजवादी पार्टी ने भी पोस्टर रिलीज किया, 10 मार्च आ रहे हैं अखिलेश। देखिए, मैंने आपको बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में बज गया है चुनाव का डंका, आ रही हैं बहन प्रियंका। और उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा से कोई लड़ रहा तो मुझे बताइए। ये कहते थे कि हमने दंगाइयों को जेल भेजा, संगीत सोम कौन है? बाकी विपक्षी दल नहीं लड़ रहे हैं। सोम ने, बाकी विपक्षी दल नहीं लड़ रहे। कौन है संगीत सोम? मुझे उत्तर प्रदेश में आप बताइए। दंगा करने वालों को तो भाजपा के बाकी विपक्षी दल अंशु अवस्थी नहीं लड़ रहे हैं, इस चुनावी लड़ाई में नहीं है। आपका सीधा मुकाबला बीजेपी से, बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। इन दुशासनों की सेना से अगर कोई लड़ सकता है तो प्रियंका गांधी लड़ सकती, बाकी किसी में हिम्मत नहीं है। ठीक है, आलोक अवस्थी जी आपके पास आएंगे। ये समझ सकते हैं कि आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देंगे, इनके पास जवाब नहीं है। वैभव जायसवाल जी बात करेंगे। 2:30 बजे रात को बेटी को जलवा दिया, क्या जवाब देंगे? वैक्यूम है किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाला आम आदमी पार्टी के लिए, जगह बन रही है अभी भी अपने पद पर बना हुआ कि बस दस्तक देंगे, फिर चले जाएंगे, फिर 2024 में आएंगे, फिर दस्तक देंगे, फिर अगले विधानसभा। राहुल जी, मैं गोरखपुर का निवासी हूं और आज गोरखपुर के अंदर एक उत्साह का माहौल है और गोरखपुर की जनता कह रही है कि फर्क साफ है। 10 तारीख को योगी जी का सफाया हो रहा है
जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी ने शासन किया और जनता को जो भी आपने देखा कि पिछले 5 साल में जनता किस तरीके से त्रस्त रही है, तो इस बार हम नहीं कह रहे, इस बार जनता कह रही है कि फर्क साफ है और आम आदमी पार्टी पूरी मजबूत बहुमत के साथ इस बार सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं, जन मुद्दे हैं, उस पर कोई भी दल बात नहीं कर रहा है। आज 300 यूनिट मुफ्त बिजली की जब बात हमने उठाई तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा ये मुफ्त की राजनीति बंद करो। आप देख रहे हैं किस तरीके से हर एक दल, भारतीय जनता पार्टी भी उसमें शामिल है कि हमारी मुद्दों पे हमारे पीछे पीछे कदम से कदम मिलाने के लिए परेशान हो चुकी है। क्योंकि उसे मालूम है कि जनता की नब्ज और जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी बात आम आदमी पार्टी उठाती है। आम आदमी पार्टी जब कहती है कि हम बेरोजगारों को 5,000 रुपये भत्ता देंगे, तो आज उत्तर प्रदेश का जो युवा है वो जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अंदर अपने आप को असहाय महसूस किया और लाठियां गिरी हैं, खून बहाया है बेरोजगारों ने ना, उसका जवाब आज उत्तर प्रदेश का हर एक युवा 10 तारीख को इनको देगा। ये फर्क साफ है उत्तर प्रदेश के अंदर, जवाब उनको फर्क साफ है। आज एक जवाब उनको देगा, लेकिन वो युवा किसके पास जाएगा? अंतिम संस्कार, वो वोटर्स किसके पास जाएगा? पहले आप लोग इस जो पैनल में बैठे हैं हमारे प्रवक्ता सब सम्माननीय है कि आम आदमी पार्टी के पास जाएगा, समाजवादी पार्टी के पास जाएगा, कांग्रेस के पास जाएगा, बाकी विपक्षी दलों के पास जाएगा। सब तो जीत रहे हैं। चर्चा में ये समझ में नहीं आ रहा है कि हार कौन रहा है। कर रहा है राहुल जी, जन मुद्दों की बात हम कर रहे हैं, जन मुद्दों की बात हम कर रहे हैं। बात नहीं राहुल जी, जन मुद्दों की बात हम कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हम जनता को जब तो कांग्रेस नहीं कर रही है, उनके जो समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है, उनकी बात करते हैं। बाकी लोग तो कहीं हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। नहीं, क्या कौन कर रहा है? कहां बात कर रहे हैं? कौन कर रहा है? आज आपने देखा कि किसानों के मुद्दे को जब राज्यसभा में आदरणीय राज्यसभा सांसद ने उठाया, कांग्रेस के सांसद नहीं उठा रहे, पार्टी कर रही है राहुल जी। कांग्रेस के सांसद नहीं, प्रियंका का चेहरा नहीं दिखाया, राहुल गांधी का चेहरा नहीं दिखाया, अखिलेश यादव का चेहरा नहीं मालूम। आम आदमी पार्टी अग्रणी रही है, विपक्ष आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से एक विधायक ना रहते हुए अपनी मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाई उत्तर प्रदेश के अंदर, ये पूरी जनता ने देखा है। आज हम बात करते हैं महिलाओं को के ऊपर, जो आपकी बातों पर अंशु अवस्थी जी हंस रहे हैं, कैसे महिलाओं के प्रति वैभव जायसवाल जी। कौन नहीं जानता उत्तर प्रदेश में कि बीजेपी के लिए काम करने आए हो? नहीं, वो एक हाथरस की बेटी को जलाया गया, कहाँ थी आम आदमी पार्टी? के ऊपर तो देश की भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले लोग अपने उत्तर प्रदेश में आए हैं। आरोप लग गया, वैभव जायसवाल जी ने आरोप लग गया आप पर। पहले भाजपा ने पैसा दिया है, उसी के सहारे घूमिए उत्तर प्रदेश में। पहले इस आरोप का खंडन कर दीजिए। घूमने के लिए पैसे भी नहीं बाकी है। हमारे साथ अब्दुल हाफिज जी हैं, उनका भी रुख करेंगे। नहीं, आज कैसे मेयर मिलके बनाया इन लोगों ने? नहीं, ये कैसे मिलके सरकार चलाते हैं? इनको वोट देने का मतलब जनता जानती है कि अपने विधायकों को बेच देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनता कह रही है कि जिस राज्य में आप कांग्रेस को जिताओगे वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। और ये अटल सत्य है क्योंकि इनके विधायक बिक जाते हैं, विधायकों को नहीं रोक पाते हो। ये हंस हमारे ऊपर को बचाएं, ये हंसे ना। ये इनके जैसे लोगों को सरकार बना दे जिनका जुकाम अपना नहीं ठीक हो पाया, उत्तर प्रदेश को क्या दे पाएंगे? 403 पे विधायक जिनका खुद का जुकाम नहीं ठीक हो पाया, ये उत्तर प्रदेश को क्या देंगे? कि वो आम आदमी पार्टी को, दिल्ली को बर्बाद कर दिया, कोरोना में ऑक्सीजन और बेड नहीं दे पाए। पूरी दिल्ली जो कांग्रेस ने 15 साल में बनाई थी, उसको बर्बाद करने का काम किया अरविंद केजरीवाल ने। आम आदमी पार्टी और ये हंस हमारे ऊपर रहे। पहले ही अपने विधायकों को बचाएं। पंजाब के अंदर जो हंस रहे हैं, इतना तीखा हमला क्यों कर रहे हैं आम आदमी पार्टी तो बचा नहीं पा रहे हैं। वैभव जायसवाल पर क्यों कर रहे हैं इतना तीखा हमला? लड़ रहे हैं क्योंकि एक और चुनौती आ गई। वैभव जायसवाल हमारे मित्र हैं, वैभव जायसवाल पर कोई हमला नहीं है, लेकिन ये जिस जुखाम के पार्टी में है उन पर हमला है। अरे जो अपना जुखाम नहीं ठीक कर पाए वो क्या देंगे उत्तर प्रदेश को? सिर्फ चैनल पर बैठकर आके डिबेट करने से थोड़े सरकार बन जाती है। अरे दिल्ली 15 साल में शीला दीक्षित ने कांग्रेस ने बनाई थी, उससे पहले दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया। अब्दुल हाफिज जी पोस्टर सब सबसे बुरी हालत क्या थी दिल्ली की? अखिलेश यादव का भी पोस्टर आया है और बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं और ये साफ कह रहे हैं कि 10 मार्च आ रहे हैं अखिलेश। सब तो आ रहे हैं, जा कौन रहा है? जाने के लिए आप लोग कहेंगे बीजेपी जा रही है, लेकिन कांग्रेस का भी यही कहना कि हम भी आ रहे हैं, दूसरे विपक्षी दल भी आ रहे हैं। सब मिल के आ रहे हैं या अलग अलग आ रहे हैं? नहीं, ये तो हर कोई जानता है कि समाजवादी पार्टी आ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई है। और हम समझ सकते हैं कि पिछले 4.5 साल और 5 साल के अंदर जिस तरह की असफल
एक बार फिर आपसे कनेक्ट होंगे अब्दुल हाफिज साहब। अवधेश जी का रुख करते हैं। अवधेश जी, देखिए 89 के बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं रही और किस तरीके से सरकारें चलती रही वो सबने देखा। फिर 2007 का दौर आया, पूर्ण बहुमत की सरकार, 2012 पूर्ण बहुमत की सरकार, 2017 पूर्ण बहुमत की सरकार। ये ट्रेंड जो चेंज हुआ, इस पर जरा आपका विश्लेषण चाहते हैं, क्योंकि हर कोई तो आ रहा है, बस बीजेपी जा रही है, समझ में नहीं आ रहा ये मिलकर आ रहे हैं कि एक एक करके आ रहे हैं। जीत सबकी हो रही है, तो ये जीत जनता जनार्दन तय करेगी, लेकिन पोस्टर सबने अपने अपने रिलीज कर रखे हैं। फिर देखना होगा कि किसकी पिक्चर फ्लॉप, किसकी हिट, किसकी सुपर डुपर हिट। नहीं, चुनाव में राजनीतिक पार्टियां जाती है, उनको दावा करने का हक है, पोस्टर भी लगाने का हक है, क्योंकि इसीलिए आखिर आते हैं। लेकिन अगर जो राजनीतिक पार्टियां दावा करती है उसके अनुसार चुनाव परिणाम आने लगे तो फिर एक प्रदेश में कई सरकार बनानी पड़ेंगी जी। सरकार तो एक ही बनती है अगर दावे में हो, कई सरकारें हैं। देखिए 1993 से लेके और 2007 तक उत्तर प्रदेश में जो अस्थिर सरकारों का दौर चला और उसमें जिस ढंग से जाति संप्रदाय का भयानक खेल हुआ, उसमें अपराध और राजनीति का खेल हुआ, माफियाओं का जिस ढंग से वर्चस्व हुआ है, उसके विरुद्ध जो है वहां की जनता ने, जो पार्टी उसको लगी कि ये सत्ता में आ सकती थी, उसने 2007 में बहुजन समाज पार्टी को थोड़ा दिखा और उसको बहुमत दे दिया। और उस समय से उत्तर प्रदेश ने एक रूपांतरण हुआ है वहां की राजनीति में, और वहां से आते आते फिर 2017 में वो एक चरम पर पहुंचा जब किसी एक पार्टी को प्रदेश की जनता ने आश्चर्यजनक रूप से 313 सीटें दे दी। मेरे जैसे लोगों को भी उस समय ये तो लग रहा था बीजेपी जीतेगी, लेकिन उसको 313 सीटें मिल जाएगी और वो अपने साथियों के साथ 325 सीटें हो जाएगी, इसकी कल्पना नहीं थी। तो मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का, जिसको साइकोलॉजी कहते हैं, कलेक्टिव साइकोलॉजी, सामूहिक मनोविज्ञान बदल चुका है। अब वो पुरानी तरह छोटी छोटी पार्टियों को अलग अलग वोट दे करके और अस्थिर सरकार नहीं बनाएंगे, बिल्कुल साफ है। फिर जो छोटी छोटी पार्टियां थी उनके साथ दो प्रमुख पार्टियों ने गठबंधन भी कर लिया है ताकि उनका वोट इधर उधर नहीं जाए। इसलिए इस समय के अनुसार अगर आप देखते हैं तो जो कुछ माहौल है उत्तर प्रदेश में, वो दो प्रकार के माहौल बिल्कुल साफ है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसने वाराणसी में एक जीर्णोद्धार करके अपने हिंदुत्व और संस्कृति को लेकर के उत्तर प्रदेश और देश में एक संदेश देने की कोशिश की। अयोध्या के बारे में है, वो दावा करते हैं अब मथुरा की भी बारी के विरुद्ध कार्रवाई की है। और दूसरी ओर इस समय अगर दिखाई दे रहा है तो उनके समानांतर समाजवादी पार्टी खड़ी है, क्योंकि जो लोग एक चीज ये क्लियर कीजिएगा, समानांतर वाली जब बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने खुद समाजवादी पार्टी को चुन लिया या वाकई दमदार विपक्ष समाजवादी पार्टी? नहीं, देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जोगी का एक चेहरा ऐसा है कि मोदी और जोगी जहां रहेंगे वहां पक्ष और विपक्ष दोनों में लहर चलती है जी। ये नेता पहली बार, अगर पक्ष में लोग खड़े होते हैं एक लहर दे के समर्थन देना है, तो विपक्ष में भी वैसे ही लहर चलती है। तो चूंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में है तो उनके पक्ष में, मैं इस समय आपको बताऊं कि मैं उत्तर प्रदेश में हूं, अभी आपसे लखनऊ से बात कर रहा हूं, भले मैं दिल्ली मेरा केंद्र है लेकिन चुनाव में मैं घूम रहा हूं। आज मैं चुनाव के घोषणा के समय उत्तर प्रदेश में था, हमने, हमारे मित्र लोग थे, मैंने कहा सारे पार्टियों के कार्यालय में ले चलो। अभी मैं सारे पार्टियों की कार्यालय की क्या स्थिति है सब देख के मैं लौट रहा हूं। तो जो पक्ष और विपक्ष में लहर है, तो जो पक्ष में है वो योगी के साथ खड़े हैं, लेकिन जो योगी और बीजेपी को हराना चाहते हैं वो सब यूनाइटेड होकर समाजवादी पार्टी की ओर जा रहे हैं। तो इस समय किसी का कोई दावा हो, मैं जितने दिनों से उत्तर प्रदेश में हूं उस समय दो ही पार्टी इस समय दिखाई दे रही है। बहुजन समाज पार्टी के बारे में ऐसा ना बोलिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, उन्हें बुरा भी लग सकता है, ये बातें आपकी बुरी लग सकती हैं। कोई अधिकार है, वो चुनाव लड़े, बहुत करें, उनको दावा करने का, लेकिन मैं एक पत्रकार के नाते, कार्यकर्ता के नाते प्रदेश में हूँ, तो जो कुछ मैंने जो लोगों से बात करके देखा है, समझा है, मैं वही बोल सकता हूँ। ठीक है अवधेश जी आपके पास आएंगे। हालांकि अब्दुल हाफिज गादी जी की बात पूरी नहीं हो पाई थी, आप बात पूरी कर लीजिए अब्दुल हाफिज गादी साहब। जी, मैं यही कह रहा था कि आज एक भारतीय जनता पार्टी की हालत देखिए कि चुनाव आते आते अब ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं, यानी कि अगर आपने बिजली के रेट कम किए तो आपने पिछले 5 साल जनता को ठगा। तो आज भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर है कि उनको मोदी जी का चेहरा लाना पड़ रहा है। आज योगी जी कहीं नहीं है,
आज देश के प्रधानमंत्री की टक्कर माननीय अखिलेश यादव जी से पूरी पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। तो आज योगी जी ने अगर कोई काम किया होता तो योगी जी का चेहरा आगे होता, प्रधानमंत्री जी को लाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये राज्य के चुनाव है, देश के चुनाव नहीं है। कभी आपने देखा है कि प्रधानमंत्री जी ने पूर्व उत्तर प्रदेश में कितने दौरे किए, कितनी घोषणाएं की? आज आप देखिए कि अगर इनकी हालत इतनी कमजोर नहीं होती तो प्रधानमंत्री जी जैसा पद का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो है सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके एक खास राजनीतिक पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी को टारगेट में रखे हुए हैं। आप इनके ऐड देखिए, हर अखबार में 16 पेज के अखबार में 11 पेज पे इनका ऐड होता है। सरकारी पैसे का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध चरम पर है। आज आप देखिए कि माननीय योगी जी के स्वजाति के जो अपराधी हैं, माफिया हैं, वो खुले घूम रहे हैं। ये ठीक है, ये मुद्दा लेकर आप लोग चुनाव में जाएंगे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी का क्या मुद्दा रहेगा जिसके दम पर वो चुनाव जीतना चाहती है? कि बीजेपी पर बयानबाजी करते रहेंगे और वोट बैंक हमारा बनता रहेगा, इस मुद्दे के साथ जाएंगे या कुछ है रणनीति है? जनता नहीं, हमने जनता में जो है लैपटॉप का वादा छात्रों से किया है, हमने जो है 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है, हमने सिंचाई फ्री जो है देने का वादा किया है। पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख रोजगार का हम सृजन करेंगे, इस चीज का हमने वादा किया है। हमने जो है तो पुरानी पेंशन का वादा किया है। अब्दुल हफीज साहब आपके पास आएंगे, बाकी मेहमानों के पास आएंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। लगातार चर्चा जारी है और समझने की कोशिश हो रही, जीत तो सब रहा है, हार कौन रहा है, किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है। केवल विपक्षी पार्टियां क्या बीजेपी को टारगेट कर रही हैं? इस चुनावी रण में कौन मजबूत है, किससे मजबूत होना है, ये सब चर्चा में शामिल है। रुकते हैं कुछ पलों के लिए। लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। अब्दुल हफीज साहब, एक बयान आया था जिस तरीके से चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया चुनाव की तारीखों का, इसके बाद अखिलेश यादव का बयान आया कि वर्चुअल रैली, वर्चुअल तरीके से कनेक्ट होंगे वोटर से, लेकिन उन्होंने कहा कि किस तरीके से फंड नहीं है, फंड का अरेंजमेंट हो, सरकारी जो साधन हो उसके जरिए। क्या हार मान लिया उन्होंने या वाकई फंड वगैरह नहीं है समाजवादी पार्टी के पास? नहीं, हार मानने की बात नहीं है। जब वर्चुअल रैली होगी तो आप ये समझ सकते हैं कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि बहुत पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको लेवल प्लेइंग फील्ड आपको देना होगा। ये किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में फेयर जो है लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, यानी कि छोटी पार्टी है या बड़ी पार्टी है, सबको बराबर के मौके मिलने चाहिए। लेकिन क्या आप समझते हैं कि वर्चुअल रैली करने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज के पास इतना फंड, इतनी जो है एवेन्यूज हैं? शायद नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अखिलेश यादव जी ने लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए वो बात कही है कि चुनाव आयोग को भी इस तरह की चीजें सुरक्षित करनी होगी कि जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी चुनाव लड़ सकें, वो भी जो है अपनी बात जो है जनता तक पहुंचा सकें। और इसलिए चुनाव आयोग को या तो प्राइवेट चैनल से या जो दूरदर्शन है या रेडियो है, उस पे कुछ ना कुछ टाइम सबके लिए अलॉट करना पड़ेगा ताकि वो जनता तक अपनी बात पहुंचा सके। नहीं, उन्होंने कहा तो विपक्षी दलों के लिए अलग टाइम, मतलब सहूलियत बरती जाए, थोड़ा नरमी बरती जाए, उनके लिए बेहतर टाइम, ज्यादा टाइम, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है कि हम जानते हैं कि ठीक है जी हफीज साहब, एक चीज ये भी कहेंगे, वर्चुअल तौर पर चुनावी अब ये अभियान होने जा रहा है। हालांकि 15 के बाद हो सकता है कि इसे बढ़ाया भी जा सकता है, खत्म भी किया जा सकता है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि वर्चुअल जिस तरीके से जुड़ने की, बीजेपी के पास तो कई चेहरे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास केवल एक चेहरा अखिलेश काफी है वर्चुअल तरीके से जुड़ने के लिए? देखिए, जहां वर्चुअल की बात करते हैं तो वहां हमारे सारे नेता लगेंगे, हमारी जितनी भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मेन पार्टी है, वो सभी के सभी हमारे वर्कर्स लगेंगे। तो वर्चुअल रैलीज का मतलब है कि जो कोविड का चैलेंज हमारे सामने है उसको देखते हुए आप फिजिकल रैली नहीं हो सकती, वर्चुअल ऑनलाइन रैलीज होंगी। तो हमारे पास इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे पास जो है वो फेसबुक का माध्यम है, ट्विटर का माध्यम है, यूट्यूब का माध्यम है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। तो ऑनलाइन की व्यवस्था समाजवादी पार्टी ने बहुत पहले से कर ली थी, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान भी माननीय अखिलेश यादव जी ने यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जनता से कनेक्ट, वही बात कर रहा हूं मैं कि केवल अखिलेश यादव एक चेहरा जी नहीं, देखिए बहुत सारे चेहरे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी एक सशक्त चेहरा है और उसी चेहरे से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं। ठीक है अंशु अवस्थी जी, पीसीआर से मैं कहता हूं कि आपको एक बार फिर कनेक्ट करें। वैभव अग्रवाल जी, वैभव जी आवाज आ रही है, आपको सुन पा रहे हैं?
मुझे भी मौका दे दीजिए। आ रहे हैं उनकी बहुत देर हो गई। आ रहे हैं सर, आप ही की बात तो सब कर रहा है इस चर्चा में, सब बीजेपी की बात कर रहे हैं। वैभव जी आवाज आ रही है उनको, हमारे पास योगी जी जैसा ईमानदार नेता है, आ रहे हैं सर, बता दें इनके नेता। वैभव जी आवाज आ रही है, आपको सुन पा रहे हैं आप? राहुल जी बोले। वैभव जी चलिए, आपके पास दो चेहरे मान लेते हैं कि दिल्ली के सीएम संजय सिंह, तो क्या बीजेपी से वर्चुअल तौर पर लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ पाएगी? राहुल जी, सबसे पहले हमने ऐलान किया आज से 4 दिन पहले ही कि कोविड की जो महामारी है उसको देखते हुए हमारे लिए देश और जनता सर्वोपरि है। हमने कहा कि हम अपनी सारी रैलियां और सभाएं रद्द कर रहे हैं और आज हमने बनारस विधानसभा में वर्चुअल रैली की। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारी बनारस की जो विधानसभा की वर्चुअल रैली थी उसमें करीब 1.5 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। और आम आदमी पार्टी तो लगातार दिल्ली से जब ये अपना अभियान हमने शुरू किया था, चुनावी अभियान और अपनी राजनीतिक पार्टी के तौर पे, और आप भी जानते हैं कि हम लोग किस तरीके से सोशल मीडिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अग्रणी रहे हैं। और इस बार के चुनाव में हम पूरे तरीके से सोशल मीडिया का जो एक माध्यम है उसके द्वारा, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो और भी अन्य माध्यम, उनसे हम जनता के बीच जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, मुद्दों को बताएंगे। और हमारे पास चेहरे भी बहुत हैं। आप मनीष सिसोदिया जी को क्यों भूल जाते हैं? आप गोपाल राय जी को क्यों भूल जाते हैं? बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर के हम जनता। अंशु अवस्थी जी हालांकि बीजेपी का रुख करे, लेकिन उससे पहले केवल प्रियंका गांधी काफी हैं। आप तो बार बार कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश में आंधी है, सब कुछ साफ कर जाएंगी। वर्चुअल तौर पर कैसे? देखिए राहुल जी, एक तरफ अगर सुनिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं उनको जवाब देना है, सीएम बोल रहे हैं उनको जवाब देना है, पीएम बोल रहे हैं उनको जवाब देना है, प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं उनको जवाब देना है। थक नहीं जाएंगे सारे के सारे नेता? देखिए राहुल जी, सवाल ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अकेले हम लड़ रहे हैं। आज सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान सभी पीड़ित हैं। महंगाई चरम पर है, सारी चीजें आदित्यनाथ जी, आपके हिसाब से मेरा अनुरोध है, मेरा भी अनुरोध है सर, क्योंकि हम चर्चा जिस पर कर रहे हैं कि वर्चुअली रैली की बात कही है चुनाव आयोग ने, तो क्या स्ट्रेटजी रहेगी पार्टी की? उसमें कांग्रेस भी है, बड़ी पार्टी है, कई राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र में भी यूपीए की गवर्नमेंट रह चुकी है, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। तो किस तरीके से कनेक्ट करेंगे आप वोटर्स को? सवाल इस बात को लेकर है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक तो जो चुनाव आयोग ने आज किया है वर्चुअल रैली को लेकर और जो भीड़ लगाने को लेकर प्रतिबंध लगाया है, इसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर किसी राजनीतिक दल ने देश के लोगों की, प्रदेश के लोगों की चिंता की थी, वो कांग्रेस पार्टी थी। चुनाव आयोग जब उत्तर प्रदेश आया था तो हमने उनसे रेजुलेशन दिया था और हमने अपील की थी कि जो बड़ी रैलियां हैं उन पर भीड़ पे रोक लगनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके सरकारी बसें जो कोरोना के जो मरीज थे उनको मदद नहीं कर पाई, लॉकडाउन में लोग पैदल आ रहे थे उनकी मदद नहीं कर पाई, लेकिन वो प्रधानमंत्री की रैली में जा रही है, प्रधानमंत्री के लिए भीड़ ढोई जा रही है, उस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि कोई नई चिंता नहीं है उत्तर प्रदेश के जनमानस की। दूसरा, हमने पहले से ही, जब हमने ये रेजोल्यूशन दिया था तो हमने पहले से ही तैयारियां की हैं। 2 लाख हमारे प्रशिक्षित कार्यकर्ता जो 1800 कैंपों के माध्यम से प्रशिक्षित किए गए हैं, हमने सोशल मीडिया को लेकर पूरी तैयारी की है। 1.5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाए हैं। आज आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने वर्चुअल रैली की शुरुआत कर दी फेसबुक के माध्यम से। आज 3 लाख लोग लाइव देख रहे थे और प्रदेश के 60 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने एक साथ उसको देखा है, शेयर किया। अच्छी बात तो है, ये हमारी ताकत है, क्योंकि वो जो राजीव गांधी का सपना था दूरसंचार क्रांति का, आज वो काम आ रहा है। प्रधानमंत्री जी तो झूठे बोलते मन की बात, अब उनको कोई सुनना ही नहीं चाहता। योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ भाषण देते रहते हैं, वो नंबर वन बताते रहते हैं, लेकिन असली तो दलित अपराध में नंबर 1 उत्तर प्रदेश है। किसानों पर गाड़ी चलाने वाला संसाधन आपके पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, इस वजह से उन्हें अलग से सहूलियत दी जाए, हम आपको बता रहे हैं। उनकी ये भी मांग है। आप किस तरीके से वोटर्स को जोड़ेंगे? कि हत्यारा केंद्रीय मंत्री हो गया सर, पद पर क्यों बना है? बेरोजगारी उत्तर अंशु अवस्थी जी हो गया। अब बीजेपी के प्रवक्ता की भी सुन लीजिए, काफी देर से बैठे हैं। जाएगी नहीं तो ये तो अनुचित होगा।
सबको मौका मिला है, मुझे भी मेरी बात कहने का मौका मिला है। मैं बहुत विनम्रता से आग्रह करता भी नहीं था, ये तो भी सीख रहे हैं। जितना गाली दे अभी ये मोबाइल सीख रहे हैं राहुल जी को दे दीजिए, ठीक है, सुन लीजिए। हम आपकी गालियों का भी हार, अब इनको अंदाजा नहीं था कि ये होने वाला है। बात करने का अवसर दीजिए। राहुल जी, मेरा साथ साथ ये कहना है, 5 साल तक ये पार्टियां क्वारंटाइन रही है और ये डिजिटल ही जुड़ी हुई थी। ये डिजिटल में 3 लाख की मेडिकल कितने वर्ड होते हैं इससे जेड तक हम तो पूछ लें इनसे, बता दीजिए, एबीसीडी सुना दीजिए। सभ्यता सीख लो अंशु अवस्थी, आप उनसे एबीसीडी पूछिए, वो आपसे कक्का पूछे। कम से कम कुछ तो सीख लो, सभ्यता ठीक है, बोलिए। करी जाती है कि खाली गाली देना जानते हो। अरे भाई, अपने जब संकल्प पत्र पे ये बात नहीं कर पा रहे हैं, अपना घोषणा पत्र जब ये नहीं देख पा रहे, तो ये क्या समझेंगे मोबाइल को? मुझे मेरी बात कर दी, मेरा ये तो सिर्फ चैनलों पर झूठ बोलने आते हैं। राहुल जी, सच इनके पास है नहीं। आप बात तो पूरी कीजिए आलोक अवस्थी जी, उनकी बात सुना, बोलिए आप, उनकी बात को अनसुना कीजिए। अब भाई कोई सच हो तब तो बोले, इनके पास कोई सच ही नहीं है। पर है नहीं। उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी का ये हाल था कि उन्होंने दिल्ली के दरवाजे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बंद कर दिए थे। अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा था कोरोना में, और वहां के लोगों को भगा दिया था यूपी के बॉर्डर पे। केंद्र सरकार ने जो अनाज दिया था, आम आदमी पार्टी ने वो भी हमारे जनता को नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी बड़ी किसानों की बात कर रही है। पंजाब के अंदर किसान जो है कांग्रेस पार्टी में जेल में भेजे जाते हैं। राहुल गांधी ने ऐसे ठीक है, जैसे आलोक अवस्थी ने सबकी बातें सुनी, आलोक अवस्थी की बात सब सुन ले। वैभव जी, अंशु अवस्थी जी, वैभव जी, अंशु अवस्थी जी, जैसे आपकी बातों को आलोक जी ने सुना, वैसे आलोक जी की बातों को आप लोग सुनिए। देखिए, सुनेंगे नहीं, क्योंकि तथ्य नहीं है। का जनमानस सुनना तथ्य नहीं होते हैं, झूठ का सारा लेना। जनमानस क्या करेगा नहीं करेगा, 10 मार्च को पता चल जाएगा कि जनमानस ने किसके साथ क्या किया। लेकिन यहाँ चर्चा न्यूज स्टेट करा रहा है, तो सुन लीजिए। राहुल जी 10 साल तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से केंद्र की सरकार कांग्रेस की चली थी, और यही जो है समाजवादी पार्टी के साथ 2017 का चुनाव मिलकर के जो है कांग्रेस लड़ी थी। इनसे मैं पूछना चाहता हूं, 2-4 आदमी के नाम लोग ये पहचान सकते हैं क्या? खालिद मुजाहिद, तारिक काजमी, मोहम्मद अख्तर, सद्दरजुम रहमान, ये वो आतंकवादी है जिनके मुकदमे छोड़ने के लिए अखिलेश यादव ने सिफारिश कर दी थी और माननीय उच्च न्यायालय ने इनको रोका था। हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने कड़ी पैरवी कराकर राहुल जी, इन चारों के खिलाफ मुझे मसूद अजहर का भी नाम याद आ गया है, जिनको भाजपा के नेताओं ने दामाद बनाकर यहाँ से भेजा था। भूल गए क्या? ठीक है, हो गया, तो भूल गए भाजपा वालों। आप सवाल उठा रहे हैं, जवाब मसूद अजहर जवाब मिले या ना मिले, भेजा था। आप लोग सड़कों पर तय कीजिए, अपनी रैलियों में तय कीजिए। अवधेश जी, अवधेश जी, देखिए 2 चीजें हैं, जिस तरीके से हम भूल गए मसूद अजहर, वर्चुअल दुनिया की बात कर रहे हैं। शांत रहिए अंशु अवस्थी जी, अंशु जी, सरकार ने दोनों अंशु आतंकवादी दोनों प्रवक्ता शांत रहिए। किसकी सरकार में हुआ? अवधेश जी, सबसे ज्यादा मोबाइल युवा के हाथ में है। हमला हुआ 2012 में यही हुआ था, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। 2017 में यही हुआ आया, बीजेपी की सरकार बनी। लोकसभा चुनाव दोनों अभी जो 14 हो या फिर 19 हो, एनडीए की सरकार बनी। तो क्या इस वर्चुअल दुनिया के जरिए सबसे मजबूत स्थिति में कौन सी पार्टी होगी? आपका आकलन क्या कहता है? लग रही है, क्योंकि दो वोटर्स ने सरकार सबसे ज्यादा तय किए हैं। साइलेंट वोटर, आधी आबादी, महिला और युवा वोटर्स। चैनल के ऊपर जिस पार्टी का ठीक है, आप सुन लीजिए अंशु अवस्थी जी, विधायक नहीं है, एक अवधेश जी, यहाँ पे लोग और पूरी जो है पूरे एक टाइम उनको आप दे रहे हैं, उनकी आवाज भी नहीं रोकते। कम से कम अपनी बात। मसूद अजहर के नाम पे बड़ी चिनक लग गई है, छोड़ के आए थे बीजेपी के नेता, भूल गए? अंशु अवस्थी जी, अब सुन लीजिए आलोक अवस्थी जी, बात करते हैं। इनके बारे में आपका क्या कहना है? अक्षरधाम मंदिर पे हमला किसकी सरकार में हुआ? संसद पर हमला किसकी सरकार में हुआ? बोल लेने दीजिए आप लोग। क्या भाजपा की सरकार नहीं थी क्या? अरे आतंकवादियों को बुलाते हो। इस चर्चा में शांत और गंभीर सबसे ज्यादा अब्दुल हाफिज साहब है। याद करिए पठानकोट स्टेशन पे हमला हुआ, किसने बुलाया आईएसआई को? अंशु अवस्थी जी, चैनलों पर आकर अंशु अवस्थी जी टाइम किल करने आए हैं या मुद्दों पर बात करने आए हैं? मिलने कौन गया? अंशु अवस्थी जी, अंशु अवस्थी जी, सरकार है, अंशु अवस्थी जी, तुम्हारी औकात जब आप क्या फायर हो रहे हो, उतना तो प्रियंका भी फायर नहीं होती अपनी रैली में। अपमानित होना पड़ा। क्या टीवी डिबेट भी मिला हुआ है आपको? कितने जवान शहीद हो गए? टीवी डिबेट में ही आप सारे मुद्दे पर बात करेंगे। अवधेश जी, पूरी बात कीजिए। पीसीआर से कहूंगा कि दोनों लोग का ऑडियो गिरा है, दोनों लोग का ऑडियो गिरा है। अवधेश जी,
ये चैनलों पर देखिए, नहीं चलता। देश को ये ध्यान रखना चाहिए उत्तर प्रदेश को कि जब ये सोशल मीडिया नहीं था तब एकमात्र पार्टी भाजपा थी जिसने अपने सभी प्रमुख नेताओं सांसदों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग कराई थी। ये बात है 1995 की। तो वो पार्टी समय से पहले से कंप्यूटर नहीं मीडिया इसका यूज करती रही। दूसरी बात, 2014 के चुनाव के पहले बाकी पार्टियां सोशल मीडिया का यूज जानती थी नहीं। नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया का जब यूज किया है, बहुत सारी पार्टियां ट्विटर का मजाक उड़ाती थी, तो बाकी पार्टियों ने उसके बाद ये चीजें सीखनी शुरू की है। अगर देखा जाए, आम आदमी पार्टी यहाँ बड़ी हैसियत में नहीं है, लेकिन अगर वर्चुअल और सोशल मीडिया के दुनिया में देखी जाए तो आम आदमी पार्टी मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की भाजपा के बाद सभी पार्टियों से ज्यादा सक्रिय है। तो इसमें अगर कोई पार्टी सफल हो सकती है तो बीजेपी होगी, क्योंकि उसके पास संगठन भी है ना। नीचे कार्यकर्ताओं को बोलेगी कि मोबाइल पर लगाओ, मोबाइल पर सुनो, लोगों को जिताओ। और उसका एक अभ्यास यह है कि प्रधानमंत्री जो मन की बात करते हैं तो एक ऑर्गेनाइज्ड होता है जगह जगह। उनके लोग पहले से तय रहते हैं कि आज बोलेंगे, यहाँ इतने लोग बैठेंगे, बैठाते रहते हैं। तो पहले से एक छोटा सा अभ्यास है। बाकी पार्टियों को इसका अभ्यास नहीं है। इसीलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि समय दिया जाए, जो मैं दूसरी बात, सरकारी संसाधन है उसका इस्तेमाल किया जाए, विपक्ष को लेकर थोड़ा नरमी बरती जाए। हाँ ठीक है, अखिलेश जी की मांग बिल्कुल सही है कि अगर जनता के बीच जाने का मौका नहीं मिलता है तो सबको ये स्थिति पैदा होनी चाहिए, कोई न कोई एक स्थिति देश में पैदा होनी चाहिए राज्य में, कि सभी पार्टियां जिसके पास संसाधन कम भी हैं वो अपनी क्षमता, उनके जन समर्थन के अनुरूप वो अपनी बात जनता तक पहुंचा सके। इसकी व्यवस्था तो होनी चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं है, नहीं हो सकती है, क्योंकि दूरदर्शन पर, रेडियो पर पहले से समय मिलता रहा है। जो पार्टी की जितनी हैसियत होगी उसी अनुसार मिलेगी ना। तो क्या विपक्ष को ये डर है कि इसमें भी बाजी बीजेपी मार जाएगी? नहीं है, नहीं, आम आदमी पार्टी का विपक्ष को ये डर है। कितना मिनट समय मिलेगा? विपक्ष को ये डर है। पार्टी के 47 विधायक है। अवधेश जी, विपक्ष को ये डर है कि हार जाएंगे हम, समय मिलेगा इस लड़ाई में हम हार जाएंगे। अगर यहाँ हार गए तो आधी लड़ाई तो हार गए वैसे ही। देखिए, ये केवल हार जीत का प्रश्न। मेरा अपना मानना है कि भारत अभी वर्चुअल रैली की अवस्था में नहीं पहुंचा है, उत्तर प्रदेश भी नहीं पहुंचा है। अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में सामने आके करना पड़ा, इसलिए इस देश को कोरोना में यह तय करना पड़ेगा कि जनता के बीच जाने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिसमें सब स्वयं को सुरक्षित रहते हुए और जनता के बीच जाके कैंपेन हो। वर्चुअल रैलियां कार्यकर्ता सुन सकते हैं, आम आदमी को तो लेके आना पड़ता है सभाओं में। सब लोग मोबाइल पर और कंप्यूटर पर बैठ के नहीं सुन सकते हैं। आप वर्चुअल रैलियों से आप उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश का अब्दुल हफीज साहब चुनाव में एक बात मुझे, ठीक है अब्दुल हफीज साहब, वर्चुअल रहे, एक बात 5 साल गायब रहे, 5 साल वर्चुअल जुड़े रहे, ट्वीट करते रहे, जनता से कोई सरोकार नहीं। ठीक है, आप सुन लीजिए। अब आप उनके आलोक अवस्थी जी, अब्दुल हफीज जी पूरी चर्चा के दौरान शांत रहे। अब उनकी बारी है तो सुन लीजिए। कोरोना काल में वैक्सीन नहीं दे पाए, ऑक्सीजन नहीं दे पाए, बेड नहीं दे पाए। अंशु जी आप भी शांत रहिए। देखा उत्तर प्रदेश, अरे खूब चर्चा होगी चुनाव तक सर, खूब चर्चा करेंगे, रोज करेंगे। जुड़े रहेंगे, हवा बोल रहे हैं, हवा बोलने दीजिए। नहीं बल्कि पूरे देश में अर्बन और रूरल डिवाइड है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो पहुंच है सोशल मीडिया की वो भी चिंताजनक है। अभी भी रूरल एरियाज में सोशल मीडिया नहीं है। तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि किस तरह से हमारी बातें, पॉलिटिकल पार्टी की बातें लोगों तक बोलते क्यों रहते भाई? इसीलिए हम कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। और अभी से हमारी मांग है। अंशु अवस्थी जी आप भी बोलते रहते हैं, वो भी बोलते रहते हैं, तो चर्चा करें किससे हम? अब सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये अर्बन रूरल डिवाइड है, ये इसको काटने के लिए इलेक्शन कमीशन को प्रयास करने चाहिए। हम सक्षम हैं, हम फिजिकल और वर्चुअल एड्रेस करने के लिए, रैलियां करने के लिए हम सक्षम हैं। लेकिन हमारी चिंता लोकतंत्र को और गहरा करने की है, क्योंकि जब तक हमारी जो वादे हैं, जो हमारी योजनाएं हैं, वो पब्लिक तक नहीं पहुंचेगी तो पब्लिक एक अच्छा फैसला कैसे लेगी? तो एक अच्छा फैसला पब्लिक ले ताकि वो लोकतंत्र के हित में हो। इसलिए ये जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन कुछ इस तरह के प्रयास सुनिश्चित करे, इस तरह की वो योजनाएं बनाए कि जन जन तक पहुंचा जा सके। क्योंकि ये जो कोविड मैनेजमेंट तो में एक चीज ये भी है कि चुनाव हो रहा है, चुनाव आचार संहिता के दौरान जो नई चीजें, जो नए क्लॉज जोड़े गए हैं, उस पर सवाल क्यों है फिर? नहीं, हमारा कोई सवाल नहीं है। हमारा सिर्फ इतना है कि हम निचले स्तर तक कैसे पहुंचे, और ये हमारी नहीं,
बल्कि हर पॉलिटिकल पार्टी की चिंता होनी चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन की भी चिंता होनी चाहिए, और एक नागरिक की भी चिंता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो उससे कहना चाहती है वो उस तक नहीं पहुंचेगा, टू वे ट्रैफिक नहीं मिलेगा। अब इस देश का मतदाता जो जिसे हम कहते हैं कि इन्फॉर्म्ड सिटीजन होना चाहिए, वो इन्फॉर्म्ड कैसे होगा? उसको जब जानकारी का अभाव होगा तो अच्छे फैसले कैसे ले सकता है? और इसलिए मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के हक में है। तो बीजेपी तो कह रही है कि अखिलेश ने वो लैपटॉप बांटा था, उसके जरिए जुड़ लेंगे अखिलेश सबके साथ। देखिए, हम लोगों ने करीब 18 से 20 लाख लैपटॉप बांटे, इन्होंने भी लास्ट में कोशिश की है, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि आज भी 22-23 करोड़ की पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे हैं जिनके पास कोई भी आईटी की सुविधा नहीं है, उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है? क्या ये हकीकत नहीं है उत्तर प्रदेश की? तो ये बहुत गंभीरता का विषय है जिसे भारतीय जनता पार्टी मैं समझता हूं कि आलोक अवस्थी जी नकारना चाहती है। 30 सेकंड में अपनी बात कहिए जी। देखिए राहुल जी, मेरा इतना कहना है, अगर आज ये जनता के बीच में रहे होते, 5 साल काम किया होता, तो आज इनको वर्चुअल जुड़ने से उनका भी तो कहना है कि आपने आखिरी में युवाओं को टैबलेट दे रहे हैं, स्मार्टफोन बांट रहे हैं ताकि हम वर्चुअल तरीके से जुड़ सकें। देखिए, ये केवल जो है योजना पकड़ाने वाले लोग हैं, इन्होंने लोग नहीं ठगा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि 25 दिसंबर को फैसला है, समाजवादी पार्टी ने ये बांटने की कोशिश उन्होंने की। 4.5 साल तक लोगों को पागल बना दिया। 5 साल वर्चुअल तो जुड़े रहे, कहाँ जनता के बीच में थे? कोई लंदन में बैठा हुआ था, तो कोई बैंकॉक में बैठा हुआ था, परिवार होता तो परिवारों का दर्द जानते, कोई पेरिस में बैठा हुआ था। पूछिए जनता के बीच में कहाँ थे? तो वर्चुअली आप पहले भी जुड़े रहते थे, आज भी वर्चुअली जुड़े रहिए। इटली से इनका बड़ा रिश्ता है, हवा में है ही है। मुंजे जी और इटली, सभी आलोक जी बताइए ना, मुसोलिनी से मिलने क्या करने गए थे मुंजे? तो ऐसे नेताओं को जनता जो ये वर्दी कहाँ से लाए हो? जनता उसके साथ रहती है जो जानती है जनता, झूठ बोलते हैं भाजपा के लोग से। जनता के बाद बीच में बराबर खड़ा रहा, कोरोना महामारी में खुद कोरोना से पीड़ित रहते हुए। की घंटा बजाएंगे, घंटा बजेगा, खोने के बाद भी मंदिर में जाओ, घंटा बजाओ। जनता के बीच में रहना पसंद। ठीक है अवधेश जी, जब बाढ़ आती है अवधेश जी, अंदर वो खड़े होते हैं जाकर के रैलियों में जिस तरीके से डिलीवरी होती है नेताओं की, क्या वो डिलीवरी वर्चुअल तौर पर देखी जाएगी? जनता प्रभावित होगी क्योंकि कई बार जनसभाओं से भी चीजें चेंज हो जाती हैं, बदल जाती, माहौल बदल जाता है। तो क्या ऐसे में ये मुनाफे वाली चीज होंगी सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए? मुझे नहीं लगता है। देखिए, ये मुनाफे वाली चीज भी नहीं होगी और सही ढंग से इसमें चुनाव लड़ा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया अभी तक इस स्थिति में नहीं है कि वर्चुअल रैलियों से चुनाव लड़ा जा सके। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव बिल्कुल 2020 में कोरोना के काल में हुआ, लेकिन कैंडिडेट को जनता के सामने आना पड़ा था। वो अमेरिका से ज्यादा हम सोशल मीडिया और इंटरनेट के मामले में अभी नहीं है भारत में, लेकिन अमेरिका हम नहीं है, वहां भी आना पड़ा था। जर्मनी का चुनाव हुआ, उनके सामने आना पड़ा था। ब्रिटेन में बहुत सख्त थी, फिर भी उनको जनता के बीच आकर के चुनाव सभाएं करनी पड़ी थी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमारे देश में अवधेश जी, दिल पर हाथ रख के बता दीजिए कि आप जगह जगह सभी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में गए, लोगों से बातचीत की, अभी हालात क्या हैं? देखिए, ये तो तय होगा 10 मार्च को जी। देखिए, ऐसा है कि अभी मैं एक बिंदु दिखाऊंगा। मुझे बहुत हैरत हुई, मैं सभी पार्टियों के दफ्तर में गया, सभी पार्टियों का दफ्तर खुला हुआ था, बसपा का दफ्तर खुला ही नहीं था। मैं वहां खड़ा हुआ तो पुलिस वाले मुझे टोकने लगे फोटो लेने पर और बताया उनका क्या डर अलग है। देखिए, उनके वोट बैंक में तो सदमारी नहीं हो सकती है, ठीक है सर, इनका अलग है। बाकी पार्टियों की बात कर लीजिए, बाकी बीजेपी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की, बीजेपी के दफ्तर में लोग थे। कांग्रेस, देखिए 4 प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, 4 प्रवक्ताओं की पार्टियों के बारे में बात कर लीजिए और दिल पर हाथ रख के सच बताइए। सभी पार्टियों का देखिए, सच क्या बताया जाए, सच्चाई तो मैंने पहले ही बताई थी कि इस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव मुख्यतः 2 ध्रुव में हो गया है। तीसरी ध्रुव बसपा बन सकती थी, जिसने अभी तक कैंपेन शुरू नहीं किया। तो क्या हम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को नगण्य माने, शून्य माने? कांग्रेस ने अपना संगठन बनाया ही नहीं है, लंबे समय से परिश्रम करते संगठन। अंशु अवस्थी जी तो बड़ी बातें कर रहे हैं इस चर्चा के दौरान। बनाया ही नहीं है तो चुनाव कहां से? 6% वोट था। आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई संगठन नहीं है, तो इसलिए दोनों पार्टियां जो भी दावा करे, कांग्रेस तो थोड़ा पहले से भी है, लेकिन आम आदमी पार्टी पंजाब में तो जरूर है, गोवा में भी थोड़ी हैसियत में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी मुझे अपने इस दौरे में कहीं भी दिखाई नहीं दी है। अंशु अवस्थी जी, आम आदमी
हाँ, इसलिए उसके बारे में वो ठीक है, अपना कैंपेन करे, बातें करे। अंशु अवस्थी जी, तो देखिए राहुल जी, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं भाजपा की तरीके से मैं कोई दूसरी बात नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ यही आलोक जी, कहूंगा आप ही की बातों से यदि आप देखिए तो उत्तर प्रदेश में यदि सबसे ज्यादा किसी ने जमीन पर काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। हमारा संगठन बूथ स्तर तक बना है। मैं अवधेश जी से अनुरोध करूंगा कि कल वो आए, मैं अपना नंबर अभी टेक्स्ट कर दूंगा, कल वो आए, हमारे साथ घूमे, देखें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का मजबूत संगठन। 30 सेकंड में आलोक अवस्थी जी अपनी बात पूरी कीजिए। कांग्रेस के 30 सेकंड में जो दिलो दिमाग में है पूरी बात कर लीजिए। अंशु अवस्थी जी शांत रहिए, शांत रहिए, आपका वक्त हो चुका है। आलोक जी, अब उत्तर प्रदेश में इनका झूठ चलने वाला नहीं है। इनके अंधभक्तों को जो अंधभक्त बनाए थे वो सब अंधभक्त नाराज हो चुके हैं, क्योंकि जितनी जुमलेबाजी की थी, जितने झूठे वादे उनसे भी किए थे उत्तर प्रदेश के किसानों। चलिए, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर तौर पर अब सबके अपने दावे, अपने वादे जमीनी स्तर पर लाने की बात कही जा रही है। हालांकि जिस तरीके से चुनाव इस बार होना है, 15 तारीख तक वर्चुअल तौर पर रैली सभा करनी है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि अभी तो पोस्टर रिलीज हो रहा है जिसमें सभी पार्टियां कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, लेकिन जनता तय करेगी कि 10 मार्च को कौन सी पार्टी आ रही है। इसी के साथ दीजिए इजाजत।